हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 यानी कि इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 12.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या है सबसे पहला प्रॉब्लम, वो देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें पेयर में पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें उस दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। मतलब स्पेस में स्थित कोई दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मैं आप लोगों को बताई थी पिछले वीडियो में कि मान लीजिए कि स्पेस में कोई एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। एक अनदर पॉइंट स्पेस में है, उसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है। तो ये जो ए बी होगा, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम इस फार्मूला से पता करेंगे। वो फार्मूला क्या है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ये पढ़े थे क्लास 10th में जब आप 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे क्या था, पॉइंट जो होता था, पॉइंट्स का सिर्फ दो कोऑर्डिनेट होता था, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। तब आप उस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालते थे तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये z वाला टर्म नहीं था क्योंकि वहाँ पे पॉइंट का z कोऑर्डिनेट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आप 2D पढ़ रहे थे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। यहाँ पे आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो एक z कोऑर्डिनेट बढ़ गया है। ओके, बस ये याद करना बहुत ही आसान है, ये तो आपको पहले से ही याद है, आप पढ़े हैं पिछले क्लास में, बस आपको ये इसमें ऐड करना है। ओके, तो ये सब मैं आपको बताई थी। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो पेयर में पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को पता करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, स्पेस में है। आप क्या देख के बता सकते हैं कि ये किस ऑक्टेंट में है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि ये जो पॉइंट है ना ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, ये पॉइंट भी फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। मतलब ये देखिए, मैं यहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, इस तरह से पॉइंट होगा, एक यहाँ एक यहाँ। हमें उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो देखिए मैं इस तरह से मान लेती हूँ कि ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3, 5 है, और ये पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 4, 3, 1 है। हमें चाहिए ए बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम x1, y1, z1 और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम x2, y2 और z2 लेते हैं। तो 2 जो है वो क्या है, x1 मैं ले लेती हूँ, ये y1 और ये 5 z1, ये x2, ये y2 और ये z2। मतलब x1 2 है, y1 3 है, z1 5 है, x2 4 है, y2 3 है, z2 1 है। तो आपको देखिए x1, y1, z1, x2, y2, z2 ये तीनों वैल्यू आपको पता है, तो आप बहुत आसानी से इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट कीजिए और ए बी का वैल्यू निकालिए, मतलब कि डिस्टेंस निकालिए। तो ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू √, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। ए बी इज इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, x1 - x2। तो x1 क्या है 2 और x2 क्या है 4, यानी कि 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3, क्योंकि y1 भी 3 है और y2 भी 3 है। ठीक है, तो ये 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 यानी कि 5 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आएगा हमें। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होगा 4 + 0 + 16 यानी कि √20, और √20 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 इज इक्वल टू 2√5। तो 2√5 क्या आया है, ए बी का वैल्यू आया है। मतलब इस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2√5 यूनिट। ओके, आ रही बात समझ में। तो इसी तरह से आप बाकी के भी जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पेयर में उनके बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, सो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, दूसरा पॉइंट है 1, 2, 3 और तीसरा पॉइंट है 7, 0, -1। मतलब ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, सो दैट द पॉइंट्स ये और ये आर कोलिनियर,
3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें दिखाना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का हिंदी होता है संरेख, मतलब कि पॉइंट एक ही रेखा पे हो। हमें ऐसा दिखाना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे है। तो हम कैसे दिखाएंगे? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, जैसे ये एक लाइन है तो ये जो तीनों पॉइंट्स आप देख रहे हैं वो इसी लाइन पे है। ये हम कैसे दिखाएंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, मैं पहले फिगर बना देती हूँ। ए, मैं ये पॉइंट को ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3, 5। एक अनदर पॉइंट ले लेती हूँ बी, इसका कोऑर्डिनेट ये मैं 1, 2, 3 और ये पॉइंट सी है 7, 0, -1। मैं मान लेती हूँ कि ये जो पॉइंट्स है ना वो क्या है? ए, बी और सी है। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, मतलब इस तरह से है क्या? इस तरह से है। तो जब ये एक ही लाइन पे होगा तो इसके इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होगा, है ना? जब पॉइंट एक ही लाइन पे होगा, पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे यानी कि कोलिनियर होंगे, तो उन पॉइंट्स के डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट कोलिनियर होंगे तो ए बी मतलब ये लेंथ, बी सी मतलब ये लेंथ, ये बड़ा वाला जो लेंथ है ए सी के इक्वल होगा। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अरे बात समझ में? जैसे देखिए, ये कोई रास्ता है, यहाँ पे आदमी खड़ा था कोई, ये उसका इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, अब वो आदमी चलते चलते यहाँ पहुँचा, फिर वो आदमी चलते चलते यहाँ पहुँचा, रुका हुआ है। तो बताइए कि क्या ये ए बी और सी संरेख है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी और सी एक ही लाइन पे है। तो जब एक ही लाइन पे है तो अगर आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक चला है 5 किलोमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक चला है मान लीजिए 4 किलोमीटर, यानी कि ए बी है 5 किलोमीटर और बी सी है 4 किलोमीटर, इसका मतलब ए सी जो है वो क्या है? 9 किलोमीटर है। तो आप कैसे पता किए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी? ए सी को आप क्या लिखे? ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो कोलिनियर होने के लिए, मतलब एक ही लाइन पे होने के लिए ये कंडीशन होता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी। तो हमें भी यहाँ पे कुछ इसी तरह से दिखाना होगा कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो मैं क्या करती हूँ ना, ए बी निकालती हूँ। ए बी मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो क्या होगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 ले लूंगी अगर, तो ए बी क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये पहला x1, ये इसका पहला x2, तो -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये +2 का स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ से रूट अंडर 9 + 1 + 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 14, मतलब ए बी आपको आया है रूट अंडर 14। तो अब चलिए बी सी निकाले। बी सी कितना है? तो देखिए स्टूडेंट्स, बी सी, तो बी सी निकालने के लिए मैं इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए बी सी क्या होगा? बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा? -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आएगा 36 + 4 + 16 इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 56, रूट अंडर 56, और इसे आप लिख सकते हैं 4 × 14, 56 को, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 √ 14। ओके, मतलब देखिए
ए बी का जो वैल्यू आया है वो आया है √14 और बी सी का वैल्यू आया है 2√14। मतलब जितना ये लेंथ है उसका दोगुना ये है, पर फिगर में तो ऐसा नहीं लग रहा है ना, क्योंकि मुझे तो पहले पता नहीं था कि ए बी और बी सी का जो डिस्टेंस है वो क्या है। तो मैं इसे और बढ़ा देती हूँ ताकि फिगर में अच्छे से आप लोगों को क्लियर दिख सके। ये सी, इसका कोऑर्डिनेट क्या था 7,0,-1। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक वो है √14 और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो है 2√14। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब हमें क्या दिखाना होगा, ए सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल है, तब तो संडेक होगा ना। तो ए सी का वैल्यू हम लोग पता करते हैं कि ए सी क्या होगा। ए सी इज इक्वल टू, अब देखिए ए सी चाहिए हमें, तो ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 z1 और सी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 ले लेंगे। ठीक है, जिस दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा उस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 लेंगे। ओके, तो अब हमें इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 - 7 का होल स्क्वायर, -2 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, यानी कि y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 -1 है तो ये +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उसमें लगने के कारण माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ से हमें आएगा 81 + 9 + 36, तो ये हो जाएगा √126 और इसको 14 × 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 14 × 9 और इसे लिख सकते हैं 3√14। ठीक है, मतलब ए सी आपको आया है 3√14। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी जो है इज इक्वल टू किसके है, ए सी 3√14 के इक्वल है। तो 3√14 आपको कब मिलेगा, ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, यानी कि 3√14 इज इक्वल टू √14 प्लस 2√14। ठीक है, तो ये आ गया, इसीलिए क्या है लिखेंगे, हेंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अरे बात समझ में, बिकॉज ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, अरे बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए, वेरीफाई द फ्लोइंग। क्या हमें वेरीफाई करना है, ये जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये एंड ये आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ये जो पॉइंट्स है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, दो साइड का लेंथ इक्वल हो। मतलब ए बी इज इक्वल टू, अगर ए सी होगा तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या फिर कोई भी दो साइड, या ए बी बी सी के इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस है, या ए सी ए बी के इक्वल है तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें दिखाना है कि ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट्स वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। मतलब ये जो पॉइंट ए है, मैं मान लेती हूँ कि इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ये है, बी का कोऑर्डिनेट ये है और सी का कोऑर्डिनेट ये है, तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी, मतलब तीनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमें दो डिस्टेंस इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है पॉइंट्स। ओके, तो देखिए ए को मैं मान लेती हूँ 0, 7 - 10 जो कि यहाँ पे है, और ये इसको मैं मान लेती हूँ कि ये पॉइंट बी है 1, 6 - 6। अभी मुझे नहीं पता कि ये जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस है या नहीं वो मुझे नहीं पता, अभी तो मैं सीधे वर्टिसेस में ले रही हूँ इस तरह से। सी 4, 9 - 6। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, या फिर ये इसके इक्वल आता है, या फिर ये साइड इस साइड के इक्वल आता है। मतलब कोई भी दो साइड अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी कितना है, ए बी ये वाला। ठीक है, तो ए बी
इज इक्वल टू, तो ए बी हमें चाहिए ना, तो ए का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 y1 z1 और b जो कि दूसरा पॉइंट है b उसके कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 z2 लेंगे। तो ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2 है। ठीक है, तो चलिए ए बी निकालें। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 यानी कि प्लस 6 माइनस 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ से हमें आएगा 1 प्लस 1 प्लस 16 यानी कि रूट अंडर 18। ठीक है, रूट अंडर 18 और इसे आप लिख सकते हैं 3 रूट 2। अरे बात समझ में, क्योंकि इसे आप 18 को 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये 3 रूट 2। ओके, तो ये ए बी जो है ए बी वो क्या आया है 3 रूट 2। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी क्या है, तो बी सी यानी कि इसके कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 z2 लेंगे। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस 6 और ये प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से रूट अंडर ये क्या हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर ये आएगा। अब चूंकि ये तो जीरो वाला जीरो हो जाएगा तो उसको खत्म ही करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 18 यानी कि 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स ए बी और बी सी इक्वल आ गया। हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सो ये जो है क्या है वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो पॉइंट्स 0, 7, -10, 1, 6, -6 एंड 4, 9, -6 are the vertices of an isosceles ट्रायंगल। ठीक है, अरे बात समझ में, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो आप लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह से होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। ठीक है, हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम ए का कोऑर्डिनेट ये मान लेंगे, बी का कोऑर्डिनेट ये और सी का कोऑर्डिनेट ये मान लेंगे। अभी हम सीधे ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंथ निकालेंगे इस ये और ये पॉइंट के बीच का, ये और ये पॉइंट के बीच का, और ये पॉइंट के बीच का, मतलब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस में अगर हमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के फॉर्म का आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। ठीक है, तो अभी मुझे नहीं पता कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, पहले तो हम डिस्टेंस निकालेंगे तब हमें पता चलेगा ना। तो देखिए स्टूडेंट, सीधे अभी मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ इस तरह से। सीधे मैं इस तरह से ट्रायंगल ले लेती हूँ। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट 0, 7, 10, बी का कोऑर्डिनेट मैं ले लेती हूँ 1, 6, और ये -4, 9, 6 सी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है, ये वर्टिसेस है किसी ट्रायंगल का। अब हम लेंथ निकालेंगे, ए बी का लेंथ क्या होगा, इसका ये और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये आएगा। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि √18। ए बी ये आएगा। बी सी की बात करें, मतलब ये आया है √18। बी सी की बात करें तो बी सी क्या होगा, -1 और ये -4 है ना, तो +4 हो जाएगा। -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और ये +0 का स्क्वायर। और यहाँ से आप देखेंगे कि 9 + 9 इज इक्वल टू ये भी आ जाएगा √18। मतलब जितना ए बी आया है उतना बी सी आया है, मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तो क्लियर है। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, ए सी। ए बी, ये बी सी कितना आया है √18, ये वाला लेंथ बी सी। अब हमें चाहिए ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू √0 - 4 का होल स्क्वायर। तो 0 - 4 है ना, तो +4 हो जाएगा। 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, √16 + 4 + 16, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और ये 7 - 9 यानी कि -2 का होल स्क्वायर 4 और 10 - 6 यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16। तो कितना हो जाएगा √36। आ रही बात समझ में? तो ये आ गया √36। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इतना है, बी सी का वैल्यू √18, ए बी का भी √18 है और ए सी का वैल्यू कितना है √36। तो बताइए ए सी स्क्वायर क्या होगा, √36 का होल स्क्वायर यानी कि 36। ए बी स्क्वायर क्या होगा, √18 का होल स्क्वायर यानी कि 18। उसके बाद बी सी क्या होगा, तो √18 का होल स्क्वायर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ठीक है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसका एंगल बी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो उस तरह से मैं फिगर बना देती हूँ, ठीक है। एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का होगा। इस तरह से, ठीक है। सी को थोड़ा और आगे बढ़ाना होगा क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसीलिए। बी का कोऑर्डिनेट क्या था, -1 6,6। सी का कोऑर्डिनेट क्या था, -4 9 6। ओके, और ये लेंथ कितना था √18, ये भी √18 और ये कितना है √36, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, यानी कि ये जो एंगल है बी वो 90 डिग्री का है। अरे बात समझ में, ये हमें दिखाना था। अब चूंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये ट्रायंगल, इसलिए ये ट्रायंगल क्या होगा, ये ट्रायंगल क्या होगा जिसका वर्टिसेस ए बी सी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का ये वर्टिसेस है। अरे बात समझ में, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, हमें दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है ना वो पैरेलेलोग्राम का वर्टिसेस है। ये जो आप 4 पॉइंट्स देख रहे हैं वो पैरेलेलोग्राम का वर्टिसेस है। तो भी तुम सीधे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कि वो पैरेलेलोग्राम होगा या नहीं। मैं मान लेती हूँ कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -1, 2, 1 है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 1, -2, 5 है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 4, -7, 8 है और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट 2, -3, 4 है, ठीक है। इस तरह से मैं ये पॉइंट्स ले ली हूँ, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, तो इसका ये वर्टिसेस का ये कोऑर्डिनेट है। अब ये रेक्टेंगल पैरेलेलोग्राम है कि नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरेलेलोग्राम का बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो किस प्रॉपर्टी के हेल्प से हम बताएंगे कि ये रेक्टेंगल एक पैरेलेलोग्राम है। तो देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला में अगर हम ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी दिखा दें तो क्या होगा पता है, ये ए बी सी डी एक पैरेलेलोग्राम होगा, क्योंकि पैरेलेलोग्राम का ये प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है।
पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है। तो अगर हम वो दिखा दें तो ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए हम लोग पहले ए बी निकालते हैं, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, सब हम निकालते हैं। तो देखिए ए बी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर -1 और ये -1 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये +2 हो जाएगा ना, 2 है ये, और -2 यानी कि +2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 16 32 और प्लस 4 36, तो ये 6 आया, मतलब ए बी का वैल्यू कितना आया है 6। ओके, ये लेंथ है 6। अब हम चलिए सी डी निकाल लें। सी डी इज इक्वल टू रूट अंडर सी डी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -7 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर और ये प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको 4 + 16 + 16 यानी कि यहाँ से भी आपको ये इसका वैल्यू आ जाएगा सी डी का 6। ओके, मतलब ये इक्वल है, ये और ये ए बी जो है सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे बी सी की। तो देखिए बी सी क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू रूट अंडर बी सी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 7 -2, चूंकि -7 है तो +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और -7 इज इक्वल टू +7 हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस 5 - 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, और ये 9 + 25 + 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 + 25 इज इक्वल टू 43 हो जाएगा, रूट अंडर 43। ठीक है, ये आ जाएगा रूट अंडर 43। अब बी सी का तो वैल्यू ये आया, अब ए डी हम निकालते हैं। ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये 2 माइनस ऑफ माइनस यानी कि 2 + 3 का होल स्क्वायर, 2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होगा 9 + 25 + 9। तो ये भी देखिए रूट अंडर 43। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी आया है। ठीक है, तो देखिए अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल है, इसीलिए ये जो पॉइंट्स है ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। ओके, सिंस अपोजिट sides are equal, इसीलिए क्या होगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अरे बात समझ में, तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। मतलब हमें उस पॉइंट के सेट का इक्वेशन निकालना है जो पॉइंट इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब देखिए मैं मान लेती हूँ कि ये जो पॉइंट है ना वो ए है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, अनदर पॉइंट है बी, उसका कोऑर्डिनेट 3, 2, -1 ये है। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट के सेट का इक्वेशन निकालना है जो कि ए से जिसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस उस पॉइंट का बी से भी होगा। तो देखिए ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस इक्वल होगा। तो आप कहेंगे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसका मिड पॉइंट को अगर मैं पी मानूं तो यही पॉइंट जो है इसका ए और बी से डिस्टेंस इक्वल है। मतलब पी ए इज इक्वल टू पी वी है, पी ए इज इक्वल टू पी वी है। मैं कहूँगी कि क्या सिर्फ यही वो पॉइंट है जिसका ए और बी से डिस्टेंस इक्वल है कि इसके अलावा और भी पॉइंट होगा। तो आप कहेंगे कि देखिए यहाँ पे सिर्फ यही ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप पी से ऊपर भी जब पॉइंट लेते जाएंगे तो
इसका जो ये डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, मतलब ये इसको इक्वल होगा। इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं इनफाइनाइट नंबर में। आप नीचे भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं P से नीचे, जिसका A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब हमें पॉइंट P का लोकस चाहिए, पॉइंट P का लोकस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लोकस का इक्वेशन निकालना है हमें। पॉइंट P का जो लोकस है उसका इक्वेशन निकालना है, जबकि पॉइंट P के लिए क्या कंडीशन दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है A और B से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल है। तो लोकस हम कैसे निकालते हैं, लोकस का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉइंट के लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x, y, वेरिएबल पॉइंट है, चूंकि यहाँ पे पॉइंट P क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट P ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी हो सकता है, ये अपना पोजीशन चेंज करता है, इसीलिए क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है। और हाँ, ये कहीं भी इसे इस तरह से मूव करना है, इस पॉइंट को इस तरह से मूव करना है कि इस पॉइंट P का A और B से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे। तो आप देखें ना कि इस तरह से पॉइंट P का बहुत सारा पोजीशन आपको मिलेगा, बहुत सारा लोकेशन मिलेगा, और जब आप इसे इस तरह से ट्रेस कीजिएगा तो ये क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, है ना। तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, स्ट्रेट लाइन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स। तो सेट ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट के सेट से, बहुत सारे पॉइंट से तो हमें कोई कर्व मिलता है ना, क्योंकि कर्व पे तो इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स होते हैं, है ना, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से आपको कर्व मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको कर्व मिला वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको उस इनफाइनाइट पॉइंट्स, और वो इनफाइनाइट पॉइंट कहाँ पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। या फिर ये हम बोल सकते हैं कि उन सारे पॉइंट्स का इक्वेशन, उन सारे पॉइंट सेट, जो पॉइंट सेट है उसका हमें इक्वेशन निकालना है जिसका A और B से डिस्टेंस हमेशा इक्वल है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि PA और PB इक्वल होगा। तो PA और PB इक्वल होगा तो P का कोऑर्डिनेट हम क्या लिए हैं, जो कि वेरिएबल पॉइंट है, तो x, y। तो PA क्या होगा बताइए, PA तो x माइनस, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, चूंकि हम स्पेस में बात कर रहे हैं, स्पेस में स्थित किसी दो पॉइंट A और B से स्पेस में ही स्थित एक तीसरे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो वो तीसरा पॉइंट भी स्पेस में ही होगा ना। तो वो तीसरा पॉइंट स्पेस में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा उसमें z कोऑर्डिनेट भी होगा, मतलब हमें x, y, z, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, ठीक है, 3D। तो देखिए PA पहले हम लोग निकालेंगे, PA, तो PA कितना होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर PA, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, PA इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर। आगे PB इज इक्वल टू रूट अंडर PB x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा। अब कंडीशन तो ये है कि PA इज इक्वल टू PB होगा, तो बाय द गिवन कंडीशन PA इज इक्वल टू PB, तो देखिए PA जो है वो PB के इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर होगा, क्योंकि जब PA PB के इक्वल है तो PA स्क्वायर भी PB स्क्वायर के इक्वल होगा। तो PA स्क्वायर क्या होगा, तो रूट हटा दीजिए, रूट इस पर से हटा दीजिए, तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर होने की वजह से जो ये स्क्वायर रूट था वो हट गया, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको और स्टेप में आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस z स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z, ठीक है, ये होगा इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस z स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z, यहाँ से हमें ये आएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर LHS में भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर RHS में भी है, तो बचा क्या, जो बचा इधर लिखते हैं 1 माइनस 2x। अब यहाँ पे देखिए 1 4 कितना हो जाएगा, 5
प्लस 9, 1 4 5 प्लस 9 14 हो जाएगा, 14। और यहाँ से -2x, और यहाँ पे देखिए y होगा ना यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे LHS में जो है 14 आएगा कांस्टेंट टर्म, और यहाँ से वेरिएबल टर्म -2x -4y -6z, -2x -4y -6z इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए 9 + 4 13 + 1, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म जो है RHS में 14 है, और वेरिएबल टर्म -6x -4y + 2z, -6x -4y + 2z ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म कैंसल, और ये -4y -4y, और यहाँ से हमें क्या मिला, -2x -6z इज इक्वल टू -6x + 2z। तो -2x है और इसको इधर साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x, और इसे इधर लाएंगे तो -8z इज इक्वल टू 0, और 4 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से अगर, तो x - 2z इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें x - 2z इज इक्वल टू 0 आएगा, x - 2z इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये जो इक्वेशन आया है ये किसका इक्वेशन है, तो ये जो इक्वेशन है ये पॉइंट सेट का इक्वेशन है, उस पॉइंट सेट का जिसका इस दोनों पॉइंट A और B से डिस्टेंस इक्वल है। अरे बात समझ में, तो यही है इक्वेशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P the sum of whose distances from A and B is equal to 10। हमें उस पॉइंट सेट का इक्वेशन निकालना है जिस पॉइंट का A और B से डिस्टेंस का सम 10 है। आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा इलिप्स वाला कंडीशन, क्योंकि इलिप्स जो होता है, इलिप्स पे स्थित किसी भी पॉइंट का, जिस प्लेन में इलिप्स होता है तो उसी प्लेन में स्थित किसी भी दो पॉइंट से इलिप्स पे स्थित किसी भी पॉइंट के डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो वो तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े थे ऐसा, पर 3D में देखिए, 3D में भी कुछ इसी तरह का कंडीशन है। यहाँ पे भी तो वो जो पॉइंट सेट होगा, यानी कि पॉइंट P का जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक इलिप्स होगा, और 2 फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते थे, फोकी। तो फोकी एक ये होगा और एक ये होगा। मैं इस तरह से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि फिगर आप लोगों के दिमाग में बने, ठीक है। इलिप्स होगा इस तरह से, ठीक है, और इलिप्स का ये दोनों क्या होगा, फोकी होगा, और ये जो पॉइंट P है वो इलिप्स पे है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन में है। तो देखिए ये PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। आप इस पे किसी भी पॉइंट ले लीजिए, इस इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का A और B से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, मतलब वो एक इलिप्स ही होगा, ठीक है। तो हम लोग 2D में इलिप्स का इक्वेशन क्या देखे थे, x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3D में इलिप्स होगा तो उसका इक्वेशन में भी परिवर्तन होगा इलिप्स के इक्वेशन में, क्योंकि इलिप्स अब 2D में नहीं 3D में है, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये तो बस समझाने के लिए ऐसा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो है सिर्फ ये दिया हुआ है कि देखिए ये पॉइंट का जो सेट है ना, वो A और B से उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम 10 है, तो उस पॉइंट सेट का इक्वेशन बताइए। तो कैसे हम करेंगे, लिखेंगे लेट, पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट Px y z विद अ गिवन पॉइंट, ठीक है। और कंडीशन हमें क्या दिया गया है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि P का A से और B से डिस्टेंस का सम 10 है, यानी कि PA प्लस PB इज इक्वल टू 10, ओके। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें पॉइंट P का लोकस चाहिए, ठीक है।
पॉइंट P के लोकस का इक्वेशन चाहिए और वो पॉइंट P A और B से उसका डिस्टेंस 10 है, डिस्टेंस का सम 10 है। तो इस तरह से देखिए A और B से डिस्टेंस का सम 10 है, तो हमें पहले क्या करना होगा, PA PB दोनों को निकाल के ऐड करके 10 के इक्वल करना होगा, तब जाके जो हमें x y और z में रिलेशन मिलेगा, मतलब जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, पॉइंट P यानी कि पॉइंट के सेट का इक्वेशन होगा, या फिर यूं बोले तो पॉइंट P के लोकस का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं लिख सकती हूँ PA इज इक्वल टू 10 माइनस PB। ठीक है, तो PA क्या होगा, देखिए PA तो PA हम लिखेंगे इस तरह से, मैं लिख देती हूँ PA इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा, PA इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, या PA नहीं लिखती हूँ, आप ये समझ जाइएगा, इसका अगला स्टेप ये है, या फिर मैं आगे ही बढ़ा देती हूँ। ठीक है, PA इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट A और B है वो कहाँ पे है, स्पेस में, तो आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट है उसका y और z कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का नहीं है, मतलब 0 है, तो ये पॉइंट जरूर x एक्सिस पे होगा। ओरिजिन से ये कहाँ पे होगा, राइट साइड में 4 यूनिट, और ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 4 यूनिट ये पॉइंट होगा। मतलब इस दोनों पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कितना होगा, 8 होगा। ओके, तो उससे हमें क्या मतलब, हमें तो PA निकालना है, PB निकालना है, तो क्या 10 माइनस PB का वैल्यू बताइए, PB x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करने पे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, और अंडर रूट कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर हम कर रहे हैं, इज इक्वल टू a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से, तो a स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2ab यानी कि माइनस 20 रूट अंडर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस अब इसका, तो इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, आने बात समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं कि इस टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको पहले ये वो कीजिए, तो क्या होगा x स्क्वायर और ये प्लस 16 और माइनस 8x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 रूट अंडर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर 16 LHS में भी है और RHS में, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से माइनस 8x है और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 16x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 और ये रूट अंडर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये जो माइनस 16x है ना, ये मतलब LHS और RHS में हम 20 से डिवाइड कर देते हैं, 20 से LHS में भी और RHS में भी, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 4/5x, और ये देखिए ये 5 बार में कैंसिल होगा, 5 टाइम्स 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100, तो ये 5 होगा, तो 5 को मैं इधर ले आती हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 16/25 और प्लस 8x और प्लस 25, ये हमें आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, -4/5 इंटू एक्स
और ये b क्या है -5 है। ओके, तो इसका जब हम ये करेंगे एक्सटेंशन तो ये हमें आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो इतना आ गया, इज इक्वल टू क्या होगा, इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हट जाएगा और ये x² + 16 + 8x + y² + z², यहाँ से ये आ जाएगा। तो देखिए 8x से 8x कैंसल, और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 16/25 के साथ यहाँ पे x² भी होगा। ठीक है, तो देखिए x² को क्या करते हैं ना, x² 16/25 x² है, तो इसको मैं RHS में ले जाती हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x² - 16/25 x², और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 25 को इधर ले जाएंगे RHS में, तो हमें क्या मिलेगा -9, क्योंकि 16 - 25 = -9, और प्लस y² + z² = 0, ये आएगा। तो यहाँ से देखिए 25x² - 16x², यानी कि कितना हो जाएगा, 9x² आ जाएगा ना, 25 - 16 9x²। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आगे इसके आगे मैं इधर लिख रही हूँ 25 - 16 यानी कि 9x² बटा 25, और ये प्लस y² + z² - 9 = 0, ये आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लिखेंगे 9x² + 25y² + 25z² माइनस, अब 9 × 25 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 250 - 25, तो ये 225 = 0। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन किसका इक्वेशन है, सेट ऑफ पॉइंट P का, यानी कि P का जो डिस्टेंस है A और B से, उसका जो सम है वो 10 है, तो उसी पॉइंट सेट का ये इक्वेशन है। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 12.2 का प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर दी हूँ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 12.3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।